नमस्कार, आप देखना चाहें एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात मीछों सुशील बहुगुणा। दुनिया की कई भाषा कई बोली खत्म होने की दिशा में तेजी से बढ़नी छन ऊते बचाने की जथा कोशिश होण चैन उथा नी होनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हम बात करला इन्हीं कुछ कोशिशों का बारे में और वे संकट का बारे में जो हमारी मातृभाषाओं का सामना खड़ू चल। आप सबका एक बार फिर स्वागत। आप में से कई दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं आज कौन सी भाषा बोलने लगा हूं। आज की शुरुआत मैंने अपनी मातृभाषा गढ़वाली से की। उत्तराखंड में जहां से मैं आता हूं वहां गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं और इनके अंदर भी स्थानीयता के आधार पर जबरदस्त विविधता है। यह अलग बात है कि भारत सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 22 भाषाओं में ये अभी शामिल नहीं है, इसलिए इन्हें औपचारिक तौर पर बोलियां यानी डायलेक्ट कह दिया जाता है। लेकिन अद्भुत सांस्कृतिक छटा से सराबोर हमारे देश की भाषाई विरासत पर काम करने वाले कई भाषा शास्त्री मानते हैं कि भाषा और बोली का ये कोई खास अंतर नहीं है। वह ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर हम आगे करेंगे बात देश के जाने माने भाषा शास्त्री प्रोफेसर गणेश देवी से। भारत में सैकड़ों मातृभाषाएं हजारों साल से चली आ रही हमारी विविध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक समृद्ध इतिहास का परिचय कराती हैं, एक जीवंत समाज को बयां करती हैं। लेकिन अफसोस आज स्थिति यह है कि हमारी कई मातृभाषाएं धीरे धीरे मरती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। उन्हें बोलने वाले बस गिने चुने ही रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर हम आज इसी के कारणों पर करेंगे विस्तार से बात। आप हैरान होंगे ये जानकर कि भारत में 19,500 मातृभाषाएं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर वाणी, यानी यहाँ हर कोस पर पानी बदल जाता है और 3 कोस पर भाषा बोली बदल जाती है। ये बताता है कि कितनी विविधता हमारे देश में है। 19,500 में से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की 96.71% आबादी इन 22 भाषाओं को बोलती है। 8वीं अनुसूची में शामिल ये जो 22 भाषाएं हैं वो हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसके अलावा 99 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें बोली या डायलेक्ट कहा जाता है। इनमें कई भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है, जैसे अंगिका, बंजारा, बज्जिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, धतकी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, गोंडी, गुज्जरी, हो, कचाछी, कातमपुरी, कार्बी, खासी, कोडवा, कुक, बराक, कुरुक, कुरमाली, लेपचा, लिंबू, मीजो, मगही, मुंदारी, नागपुरी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, संबलपुरी, शौरसेनी, सिरैकी, तेनियादी, तुलु वगैरह वगैरह। कितना विविध, कितना समृद्ध संसार है हमारी भाषाओं का। ये तो वो भाषाएं हैं जिनके लिए समय समय पर संसद में मांग उठती रहती है। हालांकि इन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं और किया जाएगा तो कब, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। ये तो बस कुछ उदाहरण भर थे। भारत में और भी कई भाषाएं हैं जो इनसे भी ज्यादा संकट में हैं और आने वाले समय में कोई उनका नाम लेवा भी नहीं बचेगा अगर यही स्थिति रही तो। यही सबसे बड़ी चिंता है कि भारत में भाषाओं की विविधता का ये संसार धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। कई भाषाएं, खासतौर पर जनजातीय इलाकों की भाषाएं, उन्हें बोलने वाले तो बस इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल करीब 4 भाषाएं औसतन लुप्त हो रही हैं। बीते 60 साल में भारत की 250 भाषाएं, मातृभाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। 42 भारतीय भाषाओं पर विलुप्ति का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जो दुनिया के किसी भी और देश से ज्यादा है। 197 और भाषाओं को भी खतरा है, लेकिन थोड़ा कम। भारत ही नहीं, दुनिया भर में 40% ऐसी देसी भाषाएं हैं जो विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। भाषाओं में भी खास तौर पर उन भाषाओं के जल्दी विलुप्त होने का खतरा है जिनकी कोई लिपि नहीं है। इन भाषाओं के साथ चिंता की बात यह है कि इन्हें बोलने वाले लोग ही गिने चुने रह गए हैं। जैसे कई आदिवासी समाजों की भाषाओं, बोलियों की तो स्थिति यह है कि अगर उस आदिवासी समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोग गुजर गए तो वो भाषा भी उनके साथ खत्म हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है।
जबकि उन भाषाओं में उन स्थानीय आदिवासी लोगों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक बड़ा रिकॉर्ड होता है। भाषा खत्म होने के साथ वो सब भी खत्म हो जाता है। उस जानकारी को हासिल करने का जो स्रोत है वो बहुत ही कम रह जाता है। हम एक बड़े समृद्ध संसार को समेटने से वंचित रह जाते हैं। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस कुछ 100 लोग ही रह गए। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट अंडमानीज, जो कभी वहां की कई जनजातियों द्वारा खूब बोली जाती थी, उसे बोलने वाले भी बस कुछ बुजुर्ग ही बाकी हैं। निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी जो भाषा है वो भी विलुप्ति की ओर बढ़ रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी उसे छोड़ रही है। सेंटिनलीज, ये भी अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, लेकिन इसे बोलने वाले समुदाय के अलग थलग रहने के बारे में की वजह से अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। त्रिपुरा की जो भाषा है साइमारा, वो भी ऐसी एक भाषा है जिसे बोलने वाले लोग 2000 भी नहीं रह गए। हिमाचल प्रदेश की माझी को बोलने वालों की तादाद भी 2000 से कम है। कोरो एक तिब्बती बर्मन भाषा है जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और इसे बोलने वाले भी काफ़ी कम रह गए हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोली जाने वाली तोड़ा को बोलने वाले भी कम ही लोग रह गए हैं। इसी तरह निहालिस, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुवी, ऐसी कई और बोलियां हैं जिन्हें संजो कर रखने की कोशिश अगर नहीं की गई तो जल्द ही हम इन्हें खो देंगे। अपनी एक बड़ी विरासत हम खो देंगे। भाषाएं भारत के इतिहास को देखने का एक आईना भी है। भारत के विराट भूगोल में बसने वाले हमारे समाजों के अंदर झांकने की कुंजी हैं। भाषाएं भारत की खूबसूरत परंपराओं की वाहक हैं। जहां 5000 साल पुरानी तमिल भाषा भारत का गौरव है, वहीं सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी देश के तमाम भाषा भाषी लोगों और इलाकों के बीच एक पुल का काम करती है, जिसमें कई भाषाओं के शब्द मिल चुके हैं और वो एक बड़ी समृद्ध भाषा उनसे मिलकर बनी है। इनके अलावा भी बांग्ला, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया, पंजाबी, गुजराती, अवधी, मैथिली, डोगरी, ऐसी तमाम भाषाएं, किसके नाम लें किसके न लें, ये सभी भाषाएं हमें समृद्ध बनाती हैं। इनका साहित्य हमें रोशनी दिखाता है। ये भाषाएं आपस में किसी माला की तरह गुंथी हुई होती हैं। एक भाषा के शब्द कब किसी दूसरी भाषा के हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। समय के साथ भाषाओं का ये गुम्फन उन्हें और संपन्न और चमकीला बनाता है। लेकिन इन भाषाओं के बीच झगड़े कराने वाले छोटे दिल इस बड़ी बात को नहीं समझ पाते। अक्सर हमारे राजनेताओं की संकीर्ण सोच इन भाषाओं की विराटता और विविधता के आगे बौनी साबित होती रही है। भाषाओं के नाम पर झगड़ा करने वाले ये समझ ही नहीं पाते कि हर भाषा की अपनी अहमियत, अपनी विरासत है। एक विराट इतिहास है जो भारत को भारत बनाता है। बस चिंता है तो विलुप्ति की ओर बढ़ रही भाषाओं के भविष्य की। पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा देश के कई अन्य वनों में रहने वाली जनजातियों की भाषाएं, मातृभाषाएं सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। इसके कारण भी कई हैं, जैसे कथित आधुनिकीकरण, लोग शहरी इलाकों में बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ियां उन भाषाओं को अपना रही हैं जो पहले से काफ़ी प्रभावी हैं और नए इलाकों के समाज से उन्हें जोड़ती हैं। अपनी और अपने पुरखों की मातृभाषाओं से वो दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा जिन भाषाओं में नौकरियों की संभावनाएं ज़्यादा हैं वो प्रभावी साबित हो रही हैं और बाकी भाषाएं उसकी कीमत चुका रही हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी के प्रभुत्व के चलते कुछ भाषाएं कमज़ोर पड़ती दिख रही हैं। यही नहीं, नए दौर के साथ लोग भी अपने बच्चों को अपनी विरासत से जुड़ी जो भाषाएं हैं, मातृभाषाएं नहीं सिखा रहे, जो उनके पुरखे बोलते थे, उनके पिता कुछ साल पहले तक बोलते रहे। और इस सब में हम सब शामिल हैं। मातृभाषाओं के सामने के इस संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने भाषा शास्त्री और साहित्यकार प्रोफेसर गणेश नारायण दास देवी, जो भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के प्रमुख संपादक भी रहे हैं। प्रोफेसर देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी मातृभाषाओं के सामने खड़े संकट की। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मातृभाषाओं की जो विलुप्ति हो रही है, इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? ये जो मातृभाषा कम होना है, ये स्थिति केवल आज की नहीं है। क्योंकि भाषा ये प्राथमिक रूप में तो प्रायतः भाषा ये बोली जाती है। जब से लिखना शुरू हुआ, स्क्रिप्ट की नहीं, लिपि की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन कागज का इस्तेमाल शुरू हुआ तब, और उसके बाद जब मुद्रण आया, प्रिंटिंग आया, तब से लेके छोटी-छोटी भाषाएँ जो थी,
वो कम होती गई। लेकिन पिछले 80 साल में अगर हम देखें, तो देश में भाषावार प्रांत रचना हुई और जो बड़ी भाषाएँ हैं, उनके लिए प्रांत मिले, अलग-अलग इलाके मिले। लेकिन जो भाषाएँ उन प्रांतों के सीमाओं पे थी, उनके लिए थोड़ा जीवन मुश्किल बन गया। तो 3 कारण तो है। एक जो भाषावार प्रांत रचना बनी, उससे छोटी भाषाओं को कुछ हद तक क्षति पहुँची है, हानि पहुँची है। दूसरे, दरिया किनारों की भाषाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तीसरा जो घुमंतू है, वो घुमंतू लोगों की भाषाओं पे काफ़ी आफ़त आ गई है। इससे और अलग कारण जो है, वो हमारे समय में, बहुत नज़दीक के समय में जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर डिजिटल मीडियम में जीते हैं, और उस डिजिटल मीडियम में उनकी मातृभाषा की कोई जगह ही नहीं हो, स्थान ही नहीं हो। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो अपनी मातृभाषा से बिछड़ जाएँगे। ये कारण है। प्रोफेसर देवी, देश में भाषाओं को लेकर बड़ा विवाद होता है, खासतौर पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच, उनके नेताओं के बीच। इसके पीछे मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? मैं कभी-कभी इसके बारे में जब सोचता हूँ, बड़ी गंभीरता से सोचता हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आता है कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं, या तो अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं, काम के लिए आते हैं, वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम अंग्रेज़ी जानते होंगे। वो अपनी तेलुगु या हिंदी या बांग्ला या पंजाबी में बात नहीं करते। वो अपेक्षा रखते हैं कि हम अंग्रेज़ी बोलें, और जब हम उनके देश में जाते हैं, तो भी हम स्वीकारते हैं कि हम अंग्रेज़ी बोलेंगे। अब यही बात आप देखिए, दक्षिण और उत्तर का जो सिलसिला है, तो मैं जब भी दक्षिण में जाता हूँ, तो हिंदी में बात शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि उन लोगों को हिंदी तो आनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रभाषा के नाम में हिंदी को हम पहचानते हैं। लेकिन अगर कोई तमिलियन या तेलुगु बोलने वाले हैदराबाद से अगर वो आगरा या रायबरेली जाए और तेलुगु में भाषा बात करने लगे, तो वहाँ के लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा। कहने का मतलब ये है कि हिंदी बोलने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कर्नाटक में बहुत है, और तमिलनाडु में भी जब हिंदी भाषा प्रसारणी की इम्तिहान वगैरह का सिलसिला था, उस समय तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीख ली। हमारे आज़ादी के आंदोलन के समय तमिलनाडु में बहुत सारे लोग बड़े उत्साह से हिंदी सीख रहे थे, अपना रहे थे। लेकिन जब किसी को लगता है कि दूसरी भाषा की ज्यादती होती है, जैसे मैं दूसरा उदाहरण ले लूं कि एक बांग्ला स्पीकर जो है, वो गुजरात में चला जाए या तो महाराष्ट्र में चला जाए, और उसे कहा गया कि आपको मराठी बोलनी चाहिए, बंगाली नहीं बोलनी चाहिए, तो वो स्वीकारेगा। लेकिन अगर मराठी स्पीकर या बांग्ला स्पीकर दूसरे बंगाल में और महाराष्ट्र में जाके उन्हीं की भाषा दूसरे लोग समझे, ये अपेक्षा रखते हैं, तो जो भाईचारा है वो कम होता है। इस तरह से दक्षिण के राज्यों को बहुत बार लगा कि हिंदी का इम्पोजिशन हो रहा है। और कभी-कभी इसमें एक सूक्ष्मता से देखने की बात, एक तो हम सब राज्य एक ही देश के राज्य है, ये भावना तो बिल्कुल हर एक के दिल में है। जब भी, जहाँ भी, केरल से लेके कश्मीर तक हम जब गाना गाते हैं कि हम बुलबुले उसकी, ये गुलिस्ता हमारा, तो हर एक को दिल में बहुत देश प्रेम जागरूक होता है। हिंदी में गाना हो तो भी, लेकिन लेकिन हमारे यहाँ कोई भी एक भाषा नेशनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकारी नहीं गई है। सभी भाषाओं को संविधान के 8वें परिशिष्ट में, सूची में जो भी भाषा है, उनको समान दर्जा दिया गया है।
हिंदी को और अंग्रेजी को लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में स्वीकारा गया है, लेकिन हमारे पूरे देश की भाषा इस ढंग में हिंदी को स्वीकारा नहीं गया। प्रोफेसर देवी, तो फिर इन मातृभाषाओं को, इन देसी भाषाओं को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हम करें? हर भाषिक को अपने जो भाषा वो पसंद करता है उस भाषा में व्यवसाय प्राप्त हो। वो बहुत बड़ी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो देश के राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते, लेकिन वो किसानी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, कोई भी छोटी दुकान चला रहा हो, चाय की ढाबा चला रहा हो, पकोड़े बना, उसको उसकी भाषा में व्यवसाय मिलता है, तो कोई भी ये व्यक्ति अपना देश, अपनी भाषा छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेगा। हाँ, व्यक्ति के प्रगति के लिए जो स्थलांतर होता है, माइग्रेशन होता है, वो तो जरूर होता रहेगा, लेकिन भाषाएं अपनी जगह जिंदा रहेगी। इसलिए व्यवसाय की जी। व्यवस्था करना ये भाषाओं को जिंदा रखने के लिए सबसे महत्व का है। भाषाएं स्कूल्स नहीं बनाती है, भाषाएं क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है तब तक वो अपनी मातृभाषा सही ढंग से इस्तेमाल करने की काबिलियत बना के रखा होता है। इसलिए ये कल समझना कि स्कूल शुरू करने से भाषाएं बचेगी, वो नहीं होगा। वो जरूरी है, बट इट इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट। भाषा बचाने के लिए व्यवसाय उत्पन्न करना। देखिए इंग्लैंड कितना छोटा देश है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि उसके जरिए लोगों को व्यवसाय मिलने लगे। भोजपुरी की आज प्रगति हो रही है क्योंकि भोजपुरी को लेके व्यवसाय की व्यवस्था हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अक्सर जब भारत में बात भाषा की होती है तो कुछ भाषाओं को बोली कह दिया जाता है। ये भाषाओं और बोलियों का जो अंतर है, इसे आप किस तरह देखते हैं? जब ग्रियर्सन ने भाषाओं का सर्वेक्षण किया था, तो ग्रियर्सन ने 180 से ज्यादा भाषाएं और 544 बोलियां ऐसा दिखाया था। लेकिन उस समय माना जाता था कि जिस भाषा को लिपि नहीं है वो बोली होती है, उसे भाषा नहीं कहा जाए। लेकिन ये जो संकल्पना है वो सैद्धांतिक रूप से साइंटिफिक नहीं है, शास्त्रीय अशास्त्रीय है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी खुद की लिपि नहीं है। आप देखिए आज भी अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश एक अन्य भाषा की लिपि यानी लैटिन भाषा की लिपि का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लिपि ना होना यानी बोली ऐसा नहीं है। बोली का मतलब है कोई प्रादेशिक, एक किसी भाषा का प्रादेशिक रूप या तो व्यावसायिक रूप। और हर भाषा के मूल में ऐसे प्रादेशिक रूप और व्यावसायिक रूप ही होते हैं, वो इकट्ठा होके उसे ग्रामेरियंस, व्याकरणकार भाषा रूप में पहचानने लगते हैं। ये दो अलग अलग रूप नहीं है, एक ही पदार्थ के, एक ही वस्तु के, एक ही सामाजिक संस्था के ये दो चेहरे हैं। जी बिल्कुल, भाषा को रोजगार से भी जोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गणेश देवी, भाषा को लेकर हमारी समझ और बेहतर करने के लिए। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे अंतर का भाव एक ही है, भाषा जो भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर देवी। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया में भाषाओं के मामले में सबसे समृद्ध देश कौन सा है, भारत से भी ज्यादा समृद्ध। देखेंगे ब्रेक के बाद। मातृभाषाओं को संजोना, आगे की पीढ़ियों तक उनका प्रसार करना वक्त की ज़रूरत है। इसकी अहमियत समझते हुए ही साल 2000 से हर साल 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1999 में यूनेस्को ने दुनिया में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए 21 फरवरी को एक खास दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। दुनिया की बात करें तो भाषाओं की डायरेक्टरी एथनोलॉग के मुताबिक दुनिया में 7111 जीवित भाषाएं हैं जो आज भी खूब इस्तेमाल हो रही हैं, लोगों द्वारा बोली जा रही हैं।
चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी और अरबी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी इन 5 भाषाओं को बोलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाषाओं के मामले में दुनिया का सबसे समृद्ध देश कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर का देश पापुआ न्यू गिनी। 90 लाख से कम आबादी वाले इस देश में 840 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं। यह देश कुदरती तौर पर बहुत ही समृद्ध है और सांस्कृतिक तौर पर भी। इसके बाद दूसरा स्थान है पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया का। करीब 28 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 711 जीवित भाषाएं हैं। तीसरे स्थान पर है अफ्रीकी देश नाइजीरिया। करीब 21 करोड़ की आबादी वाले नाइजीरिया में 517 जीवित भाषाएं हैं जो आज भी बोली जाती हैं। इस मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले भारत में 456 जीवित भाषाएं हैं। इनमें हम सभी मातृभाषाओं की बात नहीं कर रहे, वो उनकी संख्या और कहीं ज़्यादा है, जिनमें से कई बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर हैं। 5वें स्थान पर है अमेरिका, जहां 328 जीवित भाषाएं हैं। अधिकतर भाषाएं वहां के मूल निवासियों द्वारा बोली जाती हैं। 6ठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां 312 जीवित भाषाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया की करीब 23% आबादी अपने घर पर अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा बोलती है। चीन 7वें स्थान पर है, जहां 309 जीवित भाषाएं हैं। 8वें स्थान पर है उत्तर अमेरिका का देश मैक्सिको, जहां 292 भाषाएं हैं। 9वें स्थान पर है अफ्रीकी देश कैमरून, जहां 274 भाषाएं हैं। और 221 भाषाओं के साथ ब्राज़ील 10वें स्थान पर है। तो भाषा जो जोड़ती है उसे बचाना वक्त की ज़रूरत है और कई भाषाओं को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।